हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर। एंड इसके अंदर हम आज बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। एनएमआर आपके सीएसआई या नेट एंड गेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल टॉपिक रहता है। अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप इंडस्ट्रियल फील्ड में भी वर्क करते हैं या अपने रिसर्च वर्क भी करते हैं तो भी आपको एनएमआर काफ़ी यूजफुल रहता है। इट मीन्स हर एक ऑर्गेनिक साइंटिस्ट को, चाहे वो ऑर्गेनिक फील्ड से हो चाहे वो इनऑर्गेनिक फील्ड से रिलेटेड हो, उसको एनएमआर के बारे में आइडिया होना चाहिए। एनएमआर में किस टाइप के सिग्नल ऑब्टेन होते हैं, सिग्नल स्प्लिट किस टाइप से होते हैं, केमिकल शिफ्ट किस टाइप से रहती है, ओके, जे वैल्यूज़ किस टाइप से रहती है, ये सारे चीज़ें पूछे जाती है एनएमआर के रिलेटेड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं समथिंग बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे को स्टडी करनी रहेगी। दिस वन इज बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो एनएमआर जो है ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के अंदर क्या होगा आपका कि कुछ रेडिएशंस रहेंगे आपके पास, और वो रेडिएशन या वेव्स आपके सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। कुछ पार्ट ऑफ वेव्स आपका सैंपल एब्जॉर्ब करेगा, वापस से उसे एमिट करेगा, और उस एमिशन जितना वेव्स या एनर्जी वो एमिट करता है उसे हम मेज़र करके देखते हैं। वही एनएमआर का या किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का प्रिंसिपल रहता है। उसके लिए हम देख लेते हैं किस टाइप के टर्मिनोलॉजीज आपको इसके अंदर काम में आने वाली है। तो फर्स्ट थिंग इसमें रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर के नाम से हम इसे जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं। ओके, परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं। इसके अंदर टू टाइप के फील्ड होते हैं, एक रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एम फील्ड, जो आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपके पास रहेंगे। और जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है उसके भी ये परपेंडिकुलर आपका रहता है। तो ईएमआर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेव का लाइक प्रोपेगेशन कुछ इस टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन होता है। ये दो आपके पास जो टॉप पॉइंट है, उन टॉप पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सी मीन्स क्रस्ट एंड टी मीन्स टप्स। इन दोनों यानी एक बार ऊपर जाएगा दूसरी बार नीचे आएगा, यानी वाइब्रेशन टाइप ये मोड आपका चलता हुआ दिखाई देगा। तो लैम्डा इज डिस्टेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग टू क्रस्ट और ट्रप्स इज कॉल्ड लैम्डा। एंड लैम्डा की वैल्यू को हम मेजर करते हैं लाइक नैनोमीटर के अंदर, लाइक एंगस्ट्रॉन के अंदर, लाइक सेंटीमीटर या मीटर के अंदर। तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन इसका मोर पॉपुलर मेजरमेंट आपका रहता है। कुछ अदर मेजरमेंट यूनिट्स भी रहती है लाइक 1 म्यू या 1 माइक्रोमीटर, दिस वन इज 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर, दिस वन इज इक्वल्स टू 1 मिली माइक्रो, या फिर आप इसे 10⁻⁹ मीटर के नाम से भी जानते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन आपका डेफिनेटली काफ़ी पॉपुलर रहता है, 10⁻⁻10 मीटर। एंड 1 पीएम जो बॉन्ड लेंथ वगैरह हम देखते हैं वो रहता है आपका 10⁻⁻12 मीटर। और 1 एफएम फर्मी मीटर जो आपका रहता है वो न्यूक्लियर रेडियस के लिए आपको काम में आता है, एटॉमिक साइज के लिए। दूसरी जो मेन टर्मिनोलॉजी आपको देखनी रहती है इसके अंदर वो रहती है आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू। ओके, ये है आपका फ्रीक्वेंसी न्यू। और थर्ड आपकी टर्मिनोलॉजी होती है न्यू बार, वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहती है कि इसे हम मेजर करते हैं साइकिल पर सेकंड में, कि एक वेव को एक साइकिल फुल करने में कितना सेकंड लगता है, या फिर एक सेकंड में कितने साइकिल वो फुलफिल करती है। इसे हम हर्ट्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सीपीएस से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सेकंड में कितने साइकिल वो फुल करती है। ओके, दूसरा जो आपके पास या अदर जो आपके पास टर्मिनोलॉजी है वो है आपका वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव पास्ड थ्रू पर यूनिट लेंथ दैट इज 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। यानी कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने वेव्स पास होती है वही आपका वेव नंबर कहलाता है। जनरली हम इसे
इस टाइप से याद रखते हैं कि 1/λ का इन्वर्स यानी लैम्डा का इन्वर्स जो भी है वो वेव नंबर के बराबर हो। तो वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ। यूनिट इसकी रहती है सेंटीमीटर इन्वर्स। तो जो आपका न्यू बार आपके पास आएगा वो रहेगा c/λ। ओके, और c यहाँ पे कांस्टेंट रहता है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। वैल्यू इसका हम लेते हैं 2.998 या कई बार हम ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये थी आपके पास फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर। फ्रिक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग और वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्दर आपके पास EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं E=hν। डी ब्रोगली ड्यूलिटी जो प्रिंसिपल था, डी ब्रोगली ड्यूल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी आपका मैटर होता है, जो मैटर है आपका, उसकी टू टाइप की नेचर होती है। टू टाइप नेचर है। फर्स्ट नेचर आपका लाइक अ पार्टिकल एंड सेकंड वन इज लाइक अ वेव नेचर। अगर पार्टिकल नेचर से मैं एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ तो E=mc² और वेव नेचर से मैं एनर्जी कैलकुलेट करता तो E=hν, यानी कि वो फोटॉन्स के फॉर्मेट में रहेगी। तो यही है आपका EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आपकी अगर मैं एनर्जी पूछूँ तो वो रहेगा आपका E=hν। न्यू आपका रहता है फ्रिक्वेंसी, जिसको न्यू आपका रहेगा वेव नंबर के फॉर्म में। अगर आप फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हो तो वो रहेगा आपका c/λ। ओके, न्यू इक्वल्स टू c/λ फ्रिक्वेंसी। तो h आपका रहेगा यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 जूल इंटू सेकेंड। दिस वन इज 34। c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इक्वल्स टू वेव लेंथ ऑफ द वेव लेंथ, जो भी आपका रेडिएशन है उसका वेव लेंथ। तो अब ये पूछा है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मोल सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट है, तो 1 मोल सब्सटेंस या 1 मोल में कितने फोटॉन्स कंटेन रहेंगे। एनर्जी फोटॉन्स के पैकेट के रूप में रहती है। तो आवोगाद्रो नंबर को अगर आप hν से मल्टीप्लाई कर दो यानी Na मल्टीप्लाइड बाय hν, तो वो रहेगी 1 मोल फोटॉन्स। ओके, तो Na मल्टीप्लाइड बाय h/λ। Na की वैल्यू अगर हम पुट करें और h की वैल्यू पुट करें एंड c की वैल्यू पुट करो, सभी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक वैल्यू आती है 2.86 मल्टीप्लाइड 10⁻³ Na, h एंड c सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू से, Na आवोगाद्रो नंबर, h प्लांक कांस्टेंट एंड c वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन सारे को कैलकुलेट करेंगे एक साथ। तो ये आपके पास 2.86 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और लैम्डा वेरिएबल रहता है तो ये रह गया लैम्डा। तो ये है आपका E=2.86 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओके, तो इससे हम किसी भी वेव लेंथ के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी या 1 मोल सब्सटेंस की वेव नेचर के फॉर्मेट में एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक प्रॉब्लम आपसे कुछ पूछे गए जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है आपके पास। अगर हमारे पास प्रॉब्लम है कन्वर्ट लैम्डा इन अ वेव नंबर, यानी कि न्यू बार के अंदर आपको कन्वर्ट करते हैं। लाइक 5 माइक्रोमीटर आपके पास वेव लेंथ आपको दे रखी है। अब बिकॉज 1 माइक्रोमीटर आपका कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, या फिर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻⁻6 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वेव नंबर जो रहता है वो 1/सेंटीमीटर फॉर्मेट में रहता है, इसलिए जो भी आपको यूनिट अलग दे रखी है, अगर मान लो माइक्रोमीटर में दे रखी है, नैनोमीटर में दे रखी है, पिकोमीटर के अंदर दे रखी है, तो उसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना रहेगा। तो पहला स्टेप मैंने आप परफॉर्म किया, सेंटीमीटर के अंदर इसे कन्वर्ट किया। ओके, सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि न्यू बार जो वेव नंबर है वो 1/λ होता है, तो 1/5 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब 5 माइक्रोमीटर है इसलिए 5 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अपॉन 1/5 × 10⁻⁻4 दिस वन इज सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻4 डिनोमिनेटर से इसको नोमिनेटर यानी
में ले गए तो क्या होगा, वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आएगा, यानी कि ऊपर है 10, यानी कि एक के पीछे 4 जीरो अपॉन 5, तो 5 वन जा 5, दिस इज 5 2, यानी कि 2000 सेंटीमीटर इनवर्स आपका आंसर आएगा, वेव नंबर आपका देखने को मिलेगा। यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ से इतने वेव्स पास आउट हो सकती है, 1 सेंटीमीटर लेंथ में 2000 वेव्स पास आउट हो सकती है। ओके, तो ये था आपका वेव नंबर 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो 2 इंटू 10⁻³। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लैम्डा दे रखा 10⁴ नैनोमीटर। अब अगर नैनोमीटर में तो पहला वर्क क्या होता है आपका, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि 1 नैनोमीटर कितनी वैल्यू रहती है, 10⁻⁻9 मीटर, और सेंटीमीटर से में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आएगी। और 10⁴ नैनोमीटर है तो इसको मल्टीप्लाई करो, 10⁴ नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। ओके, तो आपके पास हो जाएंगे 10⁻³ सेंटीमीटर। इतना आपके पास वेवलेंथ दे रखी है, यानी कि लैम्डा को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻³ सेंटीमीटर आपकी लैम्डा की वैल्यू है। तो वेव नंबर कितना होगा, 1/λ, 1/λ इक्वल्स टू 1/10⁻³ इक्वल्स टू 10⁻+3 सेंटीमीटर इनवर्स आपका रहेगा वेव नंबर। कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे रखे लाइक कन्वर्ट वेव नंबर आपको दे रखा है और लैम्डा में इसे रिप्रेजेंट करना है, और लैम्डा भी किस में, माइक्रोमीटर के अंदर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उल्टा आपको दे रखा है। तो जो भी आपके पास वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था, न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ समथिंग। ओके, तो लैम्डा क्या होगा, 1/न्यू बार, 1/1755 सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो 1/1755 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आपको चेंज करना रहेगा माइक्रोमीटर में। तो हाँ, सेंटीमीटर टू माइक्रोमीटर में जो भी कन्वर्जन रहता है वो आपका कैसा रहेगा, हमें पता है कि 1 माइक्रोमीटर आपका रहता है 10⁻⁻6 मीटर, और या फिर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर जो है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर है। ठीक, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर जो है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर है। तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर है, 1/1755, 1/1755 सेंटीमीटर जो है वो कितने के बराबर होगा, 1/10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 1/1755। इस टाइप से कैलकुलेशन आएगी। ये 10⁻⁻4 फिर ऊपर जाएगा तो प्लस का 10⁻4 होगा, और अपॉन में आएगा 1755, और जब इसे आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.4 माइक्रोमीटर। ओके, 5.4 माइक्रोमीटर आपके पास वैल्यू आएगी। लाइक इसी टाइप से आपके पास एक प्रॉब्लम और भी दे रखा है कि कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, जो 200 एंगस्ट्रॉन आपके पास दे रखी है। फ्रिक्वेंसी पूछी है, फ्रिक्वेंसी यानी कि न्यू की वैल्यू पूछी है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, लैम्डा फाइंड न्यू की वैल्यू पूछी है और दे रखा है आपको लैम्डा दे रखा है। ओके, तो न्यू क्या रहता है आपके पास, यानी फ्रिक्वेंसी वो है आपके पास c/λ के बराबर है। फ्रिक्वेंसी c/λ एंड न्यू इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, लैम्डा की वैल्यू 2000 एंगस्ट्रॉन। अब ये मीटर में, ये एंगस्ट्रॉन में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉन को भी मीटर में चेंज करो। 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर, तो 2000 एंगस्ट्रॉन को आपको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू मीटर में बदलेगी। दिस वन 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10⁻10 ऊपर ले जाओगे तो +10 में कन्वर्ट होगा वो, और नीचे 3 जीरो है ये, तो 3 जीरो आपको कट भी करना पड़ेगा। तो आपके पास समथिंग आएगा, यानी कि पहले ही मैंने इस स्टेप को सॉल्व कर लिया। 10⁻1000 में 10⁻3 और 10⁻10 किसके बराबर होगा, 10⁻7 के, उसको मैं ऊपर ले गया तो 10⁻+7 आपको देखने को मिला। अब 8 + 7 15 होगा, तो 1.45 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15, ये किस में आएगा आपका, हर्ट्ज में या फिर CPS साइकिल पर सेकंड के अंदर वैल्यूज रहेगा। ये था आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
उसके अंदर वेव लेंथ पहला चीज़, फ्रिक्वेंसी दूसरी चीज़, वेव नंबर तीसरी, और इंटर कन्वर्जन बिटवीन देम यानी कि और आपके पास एनर्जी चौथी चीज़ होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी। ये कुछ आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको स्टडी करना रहेगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि जो पूरा रेडिएशन आपका चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें कौन कौन से रेंज की वेव्स आपके पास प्रेजेंट रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। लैम्डा पहले रहेगा लोअर यानी कि वेव लेंथ कम रहेगी, एनर्जी रहेगी आपकी हाई, और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो आपका लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा बट एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, लैम्डा इंक्रीज यानी वेव लेंथ बढ़ेगा लेकिन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सबसे पहला जो आपके पास वेव रहता है वो रहता है आपका कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक रेस हाईली एनर्जेटिक रेस रहती है, इनके बारे में ज़्यादा हमारे पास स्टडी और डाटा नहीं है। दूसरी आपके पास गामा रेस। गामा रेस का यूज आप करते हैं मॉस बियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कई बार मैचिंग द टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये देता है कि गामा रेस किसके अंदर यूज होती है, एक्सरे कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है, आईआर कौन से स्पेक्ट्रो यानी कि आईआर वेव्स कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपीज के अंदर यूज होती है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गामा रेस मॉस बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है और ये डील करता है न्यूक्लियाई के साथ। ओके, न्यूक्लियाई के साथ इसका मेनली इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है, जो भी आपका न्यूक्लियाई रहता है। एक्सरे आपका एक्सआरडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज में होता है, ये भी आपका हाई एनर्जी करता है। उसके बाद इसका जो रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन, ये आपका रीजन है ये आपका रीजन है यूवी विजिबल यानी अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल दोनों साथ में। पहले आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन आएगा फिर विजिबल रीजन आएगा। ये पूरा का पूरा रीजन आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी कि मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए इस रेडिएशन की एनर्जी यूज में ली जाती है। तो विजिबल रेंज इसमें रहता है आपका 400 टू 800 नैनोमीटर, और उससे लोअर मीन्स 0 टू 400 का जो रीजन है वो यूवी रीजन आपका रहता है, यूवी रीजन। ओके, दिस वन इज यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। और 400 से 800 नैनोमीटर का जो रीजन है वो आपका विजिबल रीजन है। फिर इसके बाद अगर आप राइट साइड फ्लो करेंगे हम, वो आएगा आपका इंफ्रारेड रीजन, जो कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है, जिसमें मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं। फर्दर आपका रहता है माइक्रोवेव रीजन, जो मॉलिक्यूलर के अंदर रोटेशन से रिलेटेड स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, माइक्रोवेव रीजन। देन आफ्टर हमारे पास आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव का यूज एनएमआर के अंदर किया जाता है, यानी कि इस रीजन की जो फ्रिक्वेंसीज है, एनर्जीज है, इस रीजन के अंदर जो वेव्स आती है उसे हम कहते हैं रेडियो वेव, और इसका यूज करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंदर। यानी कि न्यूक्लियाई जो है हमारे इस रीजन की एनर्जी से रिजोनेंस करता है, अल्फा रीजन टू बीटा रीजन्स के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है एक पर्टिकुलर स्पिन क्वांटम नंबर के लिए। हर एक न्यूक्लियाई स्पिन नहीं करेगा या रेजोनेंस नहीं करेगा, उसके लिए आपको स्पिन क्वांटम नंबर देखना पड़ता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आपका जो एनएमआर रीजन है वो रहता है आपका रेडियो वेव। इसी टाइप से आपको हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड उसका रीजन पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की वेव है। तो एनएमआर आपका रहता है रेडियो वेव से रिलेटेड, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोवेव, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की स्टडी के लिए हम यूवी रेंज का यूज करते हैं। एक्सरे इसके लिए हम एक्सरे रीजन वाली वेव्स का यूज करते हैं, ये एक्सआरडी के अंदर काम में आता है। और मॉस बियर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम गामा रेस का यूज करते हैं। ओके, फर्दर है फिर आपके पास थोड़ा थोड़ा अब एनएमआर की ओर हम प्रोसीड हो रहे हैं। अब एनएमआर के टर्मिनोलॉजी आपके पास आएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डील करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा किस टाइप का होता है। देखिए स्पेक्ट्रा में मेनली यही होगा, आपके पास कुछ रेस होगी, कुछ वेव्स होगी, वो आपका सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेगी। देन आफ्टर सैंपल ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब की है या कितनी एनर्जी एमिट की है उसी को हमें मेजर करना। ठीक है, बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन
वेव्स के अंदर क्या चेंजेस आता है वही हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ये आपका थंब रूल रहता है। तो हमारे पास रहता है, एक रहता है आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तीसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फोर्थ वन इज मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। नेचर ऑफ स्पेक्ट्रा किस टाइप के रहते हैं, ये है कई बार आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिल सकता है, सेकंड आपको बैंड स्पेक्ट्रा मिल सकता है, बैंड्स आपके पास मिलेंगे, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा रहता है, और फोर्थ वन इज कंटिन्यूस आपको स्पेक्ट्रम्स मिलते जाए। तो ये है नेचर ऑफ स्पेक्ट्रा। फिर आपके पास एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा किस टाइप से रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो किया गया एक डायग्राम के थ्रू। कि आपके पास कोई सैंपल है, दिस वन इज सैंपल आपने लिया हुआ है, सैंपल के अंदर ये डॉट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर ये रे या कोई भी कोई भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर ऑब्टेन हो रहा है। ओके, और फिर इस सैंपल से पास आउट होने के बाद इस वेव्स को वापस से हम एक डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो अब होगा क्या कि जो भी सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मे बी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट के अंदर ट्रैवल करें या मूवमेंट करें। ओके, जो भी, या वाइब्रेट करें, हम जो भी है कह सकते हैं, ट्रांजिशन करें, ट्रांसलेशनल शो कर सकते हैं, वाइब्रेशन शो कर सकते हैं, रोटेशन शो कर सकते हैं, एक्साइटेशन हो सकता है, कुछ भी फिनोमेना आपका देखने को मिल सकता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि सैंपल मॉलिक्यूल आपका कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा कि बिफोर स्ट्राइकिंग दिस वेव्स, इसकी वेव्स की एनर्जी हाई रहेगी, आफ्टर द पास आउट थ्रू दिस सैंपल आपके वेव्स की एनर्जी लो रहेगी, यानी कि एनर्जी के अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो बीच की एनर्जी वो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली। एमिशन में क्या होगा कि जो एक्साइटेड स्टेट के मॉलिक्यूल थे आपके सैंपल के, वो जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। एनर्जी रिलीज करेंगे तो डिटेक्टर को हाई एनर्जी की वेव्स डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, एक पीक देखने को मिलेगी हाई एनर्जी की। ऑटोमेटिकली आपका जो सैंपल है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है और उसको हम डिटेक्टर के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी आपका एमिशन स्पेक्ट्रा। लाइक कुछ प्रॉब्लम आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। देखिए, मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ के, यानी कि वेव लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आपके पास वेव्स है, मैंने बताया था कि जो हाई एनर्जी की वेव्स रहती है वो लोअर लैम्डा उनका रहता है, और जो लो एनर्जी की है वो हाई लैम्डा उनका रहता है। तो अगर मैं लैम्डा के अकॉर्डिंग अरेंज करूँ तो लैम्डा के अकॉर्डिंग हाईली जो एनर्जिक वेव्स रहेगी उनका लैम्डा वैल्यू लो रहेगा, वेवलेंथ लो। मुझे पता है कि इसके अंदर एक्सरे जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली एनर्जी है, तो एक्सरे का लैम्डा वैल्यू लो। उसके बाद यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रहती है, तो देन अल्ट्रा वायलेट से हाई एनर्जी आपको देखने को मिलेगी विजिबल की, ये विजिबल थर्ड पोजीशन पे। विजिबल से हाई एनर्जी, सॉरी, विजिबल से लो एनर्जी आपकी रहेगी माइक्रोवेव की, दिस वन इज माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव से भी लो एनर्जी आपका रेडियो वेव की, तो ये रेडियो वेव। इट मीन्स रेडियो वेव का लैम्डा वैल्यू सबसे ज़्यादा और एक्स रे का लैम्डा वैल्यू सबसे कम। ये था आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम की हम बात करें तो इसमें देखिए क्या दे रखा है कि द रेडिएशन इन वेव लेंथ रेंज 400 टू 800 नैनोमीटर करस्पॉन्डिंग टू, यानी कि भाई ये वेव लेंथ रेंज कौन से वेव से रिलेटेड है। तो यूवी ऑप्शन दे रखे, यूवी, आया या विजिबल। तो मुझे पता है फुली ये पूरा जो रीजन है वो विजिबल रीजन से रिलेटेड है। यूवी रीजन से रिलेटेड कितना रहता है, 0 टू 400 नैनोमीटर। आईआर से 800 से अदर, यानी 800 टू करीबन 800 से ऊपर वाले जो भी नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर से ऊपर वाले जो रीजन है वो आईआर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। फिर अदर प्रॉब्लम आपके पास थर्ड है, लाइक दिस वन, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन आर यूजफुल इन कॉजिंग ट्रांजिशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी किस में ट्रांजिशन करती है, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांजिशन करती है, अल्फा टू बीटा
फेज के अंदर ये ट्रांजिशन करते हैं। ओके, तो रेडियो वेव किसके लिए रहती है? आपकी न्यूक्लियस के लिए। फोर्थ प्रॉब्लम आपके पास है, एनर्जी E1 एंड E2 आर 25 एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन लैम्डा दैट इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज, अब एनर्जी है तो लैम्डास के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो हमें पता है कि ड्यूलिटी प्रिंसिपल से E इक्वल्स टू क्या रहता है? एच न्यू। E इक्वल्स टू एच न्यू, एंड अगर मैं E की जगह E1 लिखूँ तो एच न्यू 1, या फिर मैं E1 इक्वल्स टू एच न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा 1। ओके, इसी टाइप से E2 की बात करें तो वो क्या रहेगा आपके पास? E2 इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा 2। अब E1 अपॉन E2 अगर मैं कर दूँ तो क्या होगा? एच सी से एच सी कैंसिल, लैम्डा 2 ऊपर जाएगा, लैम्डा 1 नीचे, तो ये आपके पास रिलेशन आएगा E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो E1 25 है, E2 50 है, तो कितना आएगा? 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो आपके पास आएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 अपॉन 2। तो लैम्डा 2, ये आपका थोड़ा वापस से लिख लेते हैं, तो भी आपका दिस इज 1 अपॉन 2, तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2, ये आपके पास रिलेशन आ गया। ओके, तो ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट, पहले एनएमआर स्टार्ट करने से पहले का समथिंग बेसिक कंसेप्ट है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट पता चले होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम एनएमआर से ही स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और उसके बारे में स्टडी करेंगे शॉर्ट नोट के थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।